अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर तो होनी ही चाहिए कि जो कल खैबर पख्तूनख्वा में एक हमला हुआ है, ख़ुदकुश हमला हुआ है एक फ़ौजी काफ़िले पर, जिस पे 13 पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और वो दहशत गर्दी की कार्रवाई थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक आम खबर और भी आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे पता चलेगा कि हम इस वक्त जिस जंग का शिकार हैं उसके क्या तमाम स्टेक होल्डर उस जंग में शिरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आज ये तस्वीर जो है आपके सामने, ये आज की आम खबर है और ये तस्वीर बताती है कि ये थी वो रियासत मदीना जिसका हमसे वादा किया गया था। और 12 साल की हुकूमत के बाद आप देखिए, एक तरफ एक ख़ानदान एक पानी में, सैलाबी पानी में घिरे टीले पर खड़ा है और दूसरी तरफ उनकी लाशें उठाने के लिए जो ताबूत भिजवाए गए हैं वो एक कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी के अंदर डाल के भिजवाए गए हैं। तो ये मैं इसलिए यह अहम खबर बनाना चाहता हूँ, इसलिए लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम वोट देते हैं बहुत खूबसूरत नारे सुन के, बहुत खूबसूरत बातें सुन के, लेकिन हमारे साथ साल तक क्या किया जाता है जमहूरियत के नाम पे और इस सियासत के नाम पे और मज़हब के नाम पे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए और याद करवाना चाहिए कि यही वो हुकूमत है जो क्रेनें लेके, जो मशीनरी लेके अपनी सूबाई हुकूमत की, जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां लेके बार बार इस्लामाबाद पे हमला करती है, गरीब पख्तून के बच्चों को साथ लेके, और उनको यहाँ पे मरवाती है। वो ज़ख्मी होते हैं, लेकिन इस तमाम लीडरशिप के अपने बच्चे, उनमें से किसी को आज तक खराश नहीं आई, उनमें से कोई आज तक कहीं किसी जलसे जुलूस हमले में, अल्लाह का शुक्र है, जाँ बहक नहीं हुआ। लेकिन रेस्क्यू 11 की गाड़ियाँ जो वहाँ पहुँची हैं इस सैलाबी रेले में से लोगों को बचाने के लिए, उनके पास सामान नहीं था। यह है कारकर्दगी उस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो 12 साल से वहाँ पे है और जो इस वादे पे आई थी कि मिसाली हुकूमत वहाँ बनेगी और पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करेगी, जिसके बारे में एक उनके साबिक लीडर हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, कल हम टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अली मीन गंडापुर की हुकूमत करप्शन कर रही है। उस करप्शन में से वो इमरान खान को हिस्सा भेज रही है बाकायदगी के साथ हर महीने। उन्होंने पूछा कहाँ से? इमरान खान तो जेल में है। उन्होंने कहा जी वो हिस्सा मरियम वट्टू को जाता है जो बुशरा बीबी की बहन है दुबई में, और फर अगोगी भी वहाँ मौजूद है। अगर ये इतला गलत है तो पी का कानून है, दूसरे कवानीन है, टीवी को भी सू करें, खुर्रम हमीद रोकड़ी को भी सू करें और इस बात को यहाँ पे दफनाएं, वरना माने कि करप्शन आप कर रहे हैं और आपकी हुकूमत नाकाम है वहाँ पे, और लेकिन इसके बावजूद आप पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तान के लोगों को याद रखना चाहिए कि बेवकूफ़ नहीं बनना। ये आज क्या अहम स्टोरी है कि बेवकूफ़ मत बने और हिसाब लें अपने पैसे का, अपने टैक्स के पैसे का इन हुक्मरानों से, चाहे किसी भी सूबे में हो, जो कि मैं आपको एडिटोरियल में बताऊंगा बाकी सूबों में क्या हो रहा है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ टॉप स्टोरी हमारी ये है कि क्या पीटीआई टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जितना कुछ अभी मैंने बैड गवर्नेंस की बात की है। इसके अलावा सियासी तौर पर पीटीआई के अंदर बहुत उखाड़ पिछाड़ हो रही है। वकीलों का एक ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो अली मीन गंडापुर का है, एक सलमान राजा का है, अलीमा खान का ग्रुप है, जुनैद अकबर का ग्रुप है, पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप है, सियासतदानों का ग्रुप है। और इस दौरान दोबारा दावत दी गई है पीटीआई को मुज़ाकरात की हुकूमत की तरफ से। इसमें में ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, और हॉट इशू होगा एक और, पाकिस्तान भारत जंग कितनी दूर। इसमें में ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, और एडिटोरियल होगा कि पैसे और इख्तियार के बावजूद पाकिस्तान के तमाम सूबे 18वीं तरमीम के बाद कारकर्दगी में फेल क्यों हैं। इतना पैसा होने जा रहा है वफाक की तरफ से, लेकिन किसी भी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या 18वीं तरमीम के नाम पे इस कौम के साथ मजाक किया गया? हालांकि उसके बड़े सियासी फ़ायदे हैं, लेकिन वो अवाम तक क्यों नहीं पहुँचे वो सियासी फ़वाद? इस पर हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में। तो शुरू करते साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं जूम पे। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप आजकल बहुत खबरों में हैं, इसके बावजूद कि आप बज़ाहिर तो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी आप पे तनकीद करते हैं, आपकी अपनी साबिका जमात पीटीआई भी आप पे तनकीद करती है, और आपने बड़ा ठोक के कह दिया आज साफ साफ, आपने 3 लोगों को कहा है, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज और अली मीन गंडापुर, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, कि इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए अगर पार्टी को बचाना है। क्यों? पहली बात तो ये है, अब सार साहब जितना अच्छा आपने इंट्रो किया है, इतना अच्छा तो मरियम औरंगजेब भी नहीं कर सकती थी जिस तरह आपने पीटीआई को जो है नताड़ा है। दूसरी बात ये है कि जो सूरत हाल है इस वक्त, वो
ये पीटीआई के टुकड़ों में बंटने का सवाल तो तब हो जब कोई पीटीआई बच गई हो। फिलहाल तो देखिए, जो हुक्मरान ने उन्हें जो साहिबान इख्तियार थे, उन्होंने पीटीआई को तो 9 मई के बाद वैसे ही तोड़ फोड़ दिया, कोई काडर जो है सारा खत्म ही कर दिया। तो अब तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं, दरमियान में पार्टी तो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। अ, अलबत्ता ये जरूर है कि ठीक। जिन लोगों को खान साहब ने सिलेक्ट किया था कि वो ये इस बहरानी कैफियत में कोई जो है किरदार अदा कर सकें, उनका जो मेन जो थ्योरी है, मैंने खान साहब को पिछले महीने 3 दफा मिला हूँ और मैंने उनको यही अर्ज किया है कि देखिए, ये लोग आप देख लें, 2 साल आपने इनको दिए हैं, 2.5 साल आप हो गए हैं, आप इनको और आजमा लें, ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल नॉविसेस हैं, इनको कोई पता ही नहीं है। किसी की 6 महीने की सियासत है, किसी की 12 महीने की सियासत है। अली अमीन गंडापुर साहब ने, मैं समझता हूँ कि 2 साल इस वादे के ऊपर वो आए थे कि इमरान खान को वो रिलीज कराएंगे। अब वजूहात कई हो सकती हैं उनकी, वो उनकी अपनी भी एक बड़ी लॉजिकल वजूहात होंगी, बट फैक्ट इज कि वो अपना वादा आवाम से किया हुआ पूरा नहीं कर सके, इमरान खान को रिलीज नहीं करा सके। ठीक। लिहाजा उनको भी ठीक। अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं आपसे, एक आपने एक्सेप्शन दी है, तीन तीन लोगों को आपने कहा कि इन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, अली बिन गंडापुर भी उसमें शामिल हैं, और मैंने भी यही कहा है, खैर, लेकिन आपको बात पसंद नहीं आई। और दूसरे एक आपने एक्सेप्शन दी, मैं उस पर सवाल पूछता हूँ, लेकिन आपने जो रेफरेंस दिया ना मरीम औरंगज़ेब साहिबा का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे याद आया कि देखें, मैं यही बात आवाम को समझाना चाहता हूँ कि जो सियासतदान है ये लच्छेदार बातें करेंगे और एक दूसरे के मुखालिफ बयान देंगे, लेकिन ये अंदर से ऐसे मिले हुए होते हैं कि मरीम औरंगजेब ने जो अपॉइंटमेंट्स की पैमरा में, पीटीवी में और दूसरी जगहों पे, उनको फवाद चौधरी ने अपने दौरे हुकूमत में बचा के रखा, मुस्तहकम किए रखा। और जब फवाद चौधरी चले गए और मरीम औरंगजेब की हुकूमत दोबारा आई, तो वही लोग अभी भी वहीं मौजूद हैं और बड़ी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। तो इस तरह सियासतदान चाहे मुखालिफ हों एक दूसरे के, लेकिन टीवी के सामने आके वो दूसरे की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपने मफादात बचाने के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो बैरिस्टर गौहर को क्यों नहीं आपने कहा मुस्ताफी होने को? वो चेयरमैन है पीटीआई के, वो भी जिम्मेदार हैं इन तमाम बातों के जो आपने कहा है। नहीं, वो इसलिए कि चेयरमैन जो है ना, वो इलेक्टेड चेयरमैन है। अगर वो रिजाइन करते हैं तो फिर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो है वो क्रिएट होंगे। तो इसलिए गौहर जो है वो बेशक रह जाएंगे, लेकिन वैसे भी गौहर की सुन कौन रहा है? जो इस वक्त जिनकी सुनी जा रही लेकिन है उनकी, मेनली तो सलमान राजा हैं, उसके बाद ये शिबली फराज हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? क्योंकि हमने तो नहीं, देखा और कि जब पंजाब की सदर को तब्दील किया गया, फिर उनको वापस कोऑर्डिनेटर उसको बनाया गया, उसके बाद शोर पड़ा, तो सलमान अकबर राजा की बात तो नहीं सुनी गई, उनकी नहीं, मर्जी के वो तो खिलाफ हुआ। बात ही इतनी गलत थी ना कि खातून कोई परफॉर्म कर रही थी, आलिया हमजा, तो वो उन्हीं के पीछे पड़ गए। वो तो देखिए, मैं तो बड़ा वहां पे, जब भी मैं जाता हूँ जेल में खान साहब से, क्योंकि हम को एक्यूज है, तो वहां पे यही माहौल होता है। ये मैंने तो शिबली साहब से, सलमान राजा साहब हर वक्त इसको निकाल दें, उसको निकाल दें, इन्होंने शेर अफजल मरवत को निकलवा के बिल्कुल गलत फैसला किया। अब वो खामखा इतनी ज्यादा मीडिया स्पेस लेते हैं, रोज इनके खिलाफ बातें करते हैं, पार्टी पे खिलाफ बातें करते हैं। उन्होंने फिर जो है 23 एमएनए की लिस्ट दे दी कि इनको निकाल दें। वो तो मैंने खान साहब को कहा कि अगर आप सारे एमएनए निकाल देंगे, पार्लिमानी पार्टी पीछे क्या बचेगी? 4 सेनेटर्स को इन्होंने, शिबली साहब ने कह ठीक। दिया कि इनको भी निकाल दें। तो देखिए, इस वक्त इनको एहसास नहीं है कि पार्टी के अंदर लोगों को निकालने का टाइम नहीं है। इस वक्त पार्टी के अंदर लोगों को आने लेने लाने की कोशिश होनी चाहिए, मिन्नत तरले करने चाहिए, ताकि पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एनजीओ या कोई सरकारी इदारा तो नहीं है कि ठीक है। जिसको आप नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, आप कुछ अर्सा पहले तक एक बात मुसलसल के, अभी भी खैर कह रहे हैं, मुसलसल कहते थे कि ये जो वकीलों का ग्रुप है, ये सियासतदान तो है नहीं, इन्हें सियासत का पता नहीं, इन्होंने एक सियासी जमात को तबाह कर दिया। और आपने अली मीन गंडापुर को डिफेंड किया कि नहीं, वो वज़ीर आला रहना चाहिए। अब आज आके आपका मौक़िफ़ अली मीन गंडापुर पे क्यों बदला है? इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए ना, अली अमीन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इतनी अपनी मुखालफत और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है असम्बली के अंदर भी और बाहर भी, कि वो रह नहीं सकेंगे। देखिए, अगर मेरे वो भाई हैं, मेरा बड़ा उनका एहतराम है, बहुत प्यार है, एंड आई लाइक हिम सो मच। लेकिन देखिए, सच्ची बात यह है कि अब ये जो कल का फैसला आया है, इसके बाद जो नंबर गेम है,
सिर्फ 35-40 लोगों की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैंने अली को मशवरा दिया था, आप अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें, उन्होंने वो भी नहीं किया। अब ठीक। मौलाना का जो मुखालफत है ना, वो पीटीआई से नहीं है, मौलाना की मुखालफत अली अमीन से है। अब मौलाना जो है वो इनके साथ मिलके पीटीआई के लोगों के साथ उन्होंने वैसे ही अली अमीन को जो है फारिग कर देना है। अगर अली अमीन की जगह मैं हूं या वो कोई एडवाइस सुने तो देखें वो खुद पार्टी के अंदर फैसला कर लें और किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दें। वो अगर आप चाहें भी वो इस्तीफा नहीं भी देते तो वो ज्यादा देर चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे, और पार्टी को बड़ा नुकसान होगा अच्छा। अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बगावत हो जाती है केपी में, और जो होनी होनी है। मैं ख्यालात सुनता हूँ क्योंकि मेरा बहुत पीटीआई के जाहिर है जो पुराने सारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, मेरे से राब्ते में भी रहते हैं, मेरी बातचीत भी होती रहती है। आई नो कि अली अमीन इज वेरी अनपॉपुलर विद पार्टी कैडर नाउ। नाव नाव आपने कहा ना, तो इसमें क्या, इसमें ये बात शामिल है जो अभी पिछले दिनों बात एक शुरू हुई, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि माइनस इमरान खान तो हो गया, तो लोगों के दिलों में, पार्टी के जो लोग हैं उनके दिलों में ये है कि अली अमीन गंडापुर ने सही परफॉर्म नहीं किया जो खान की रिहाई के लिए उन्हें करना चाहिए था। क्या ये बात इस वजह से भी उनकी अनपॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई है? 26 नवंबर के बाद से उनकी अनपॉपुलैरिटी जो है वो स्लाइड कर रही है, और उन्होंने उसको रोकने की कोई जो है वो अमली तौर के ऊपर कोई सोच का मुजाहरा नहीं किया। उनको चाहिए था अपने मुखालिफ ग्रुप को जो है वो नीचे साथ लेके चलते। अगर मतलब गौहर जैसे आदमी भी उनसे गिला कर रहे हैं, असद कैसर साहब से जैसे लोग भी उनके साथ गिलामंद हैं, और चले आतिफ खान और तैमूर झगड़ा से तो उनकी पुरानी चल ही रही है। इस ग्रुपिंग तो अफसार साहब आप चूंकि बड़े अरसे से ज़ाहिर पॉलिटिक्स ही फॉलो करते हैं, हम और आप एक ही काम करते हैं, ये तो 2011 से ही केपी में ग्रुपिंग है। और परवेज खट्टर साहब के खिलाफ भी थी, महमूद खान के खिलाफ भी, लेकिन उस वक्त इमरान खान थे तो उनका फैसला हतमी होता था, लिहाजा वो ग्रुप एक हद से आगे जा नहीं सकते थे। अब तो देखिए अली अमीन को बड़ी सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स की जरूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से नहीं हुई। और अब कोई मुआवजा ही है कि अली अमीन अपनी सीट पे कुछ चंद हफ्तों से ज्यादा बरकरार रह जाए। मतलब अब ये नोटिफिकेशन वगैरह होगा, नई वो जो सीटें हैं वो आ जाएंगी, तो उसके कितना अरसा अब वो बरकरार रह जाएंगे, ही वोंट बी एबल टू कीप हिज सीट। अच्छा, आपने एक बात की, आपने कहा सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स उन्हें करनी चाहिए थी, नहीं की। इसका मतलब दायरा उन्हें आती नहीं है या वो करना नहीं चाहते अपनी जिद और अना की वजह से। दोनों सूरतों में क्या आप नहीं समझते कि चॉइस जो है चीफ मिनिस्टर की, अली अमीन गंडापुर की, वो इमरान खान ने की जिस तरह उस्मान बुज़दार की थी? तो आप नहीं समझते कि खान साहब की जो फैसला साजी की हैसियत है वो क्वेश्चनेबल है, कि ऐसे लोगों को क्यों ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन देते हैं? इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर मैं भी इमरान खान की जगह होता तो मैं भी अली अमीन को ही मुंतखब करता। उसकी वजह ये है कि क्यों? असेंबली के अंदर अगर आप नजर मारे ना, तो अली अमीन से ज्यादा करीब इमरान खान के कोई और है नहीं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि वो अग्रेसिव है, और गुर्बत इमरान या खान को अग्रेसिव अहलियत? नहीं, मैं जिसको जानता हूँ उसको ही मैं अपॉइंट करूंगा ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अली अमीन अहलियत। अग्रेसिव है, और इमरान खान का अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो फॉलो अच्छा। करना चाह रहे थे। लेकिन अली अमीन ने उल्टा आके ठीक। जो पॉलिटिक्स इमरान खान चाह रहे थे उन्होंने वो नहीं की। और दूसरे जो सबसे बड़ी गलती की मेरी नजर में उन्होंने, वो देखें चीफ मिनिस्टर का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके पास बड़े वसाइल होते हैं, जी। इख्तियार होता जी। है। उन्होंने अपने आप को एक पार्टी लीडर के तौर के ऊपर उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं किया। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना, शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी कितनी मुलाकातें हैं, इजाज चौधरी से, महमूद रशीद साहब से कितनी बार वो मिलने गए हैं। वो तो अपने डेरा इस्माइल खान से वो तो हल्के में ही लगे रहते हैं। अब वो हल्का में आगे थे, अगले इलेक्शन कौन से को हल्कों के इलेक्शन है। आज इमरान खान अली अमीन को डेरा इस्माइल खान से टिकट ना दें, पेशावर से टिकट दे देंगे, वहां से बन जाएंगे। सो आई मीन ही हैज नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ जबकि सबसे ज्यादा अलायंस की जरूरत थी, आपने उनको दीवार से लगा दिया, और उसका पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। तो उसकी वजह से जो ठीक। जो अच्छा। ओवरऑल पॉलिटिक्स थी वो फेल हो गई। ठीक, तो अभी जो आप कह रहे हैं कि अली बिन गंडापुर को मुस्ताफ़ी खुद ही हो जाना चाहिए और किसी और को वज़ीर आला बनना चाहिए, अगर ये सिचुएशन पैदा होती है कि सीट खाली होती है और उसके लिए नया कोई उम्मीदवार आता है, तो क्या ये एक क्योटिक माहौल नहीं बन जाएगा केपी में? जबकि रिजर्व सीट आने के फैसले के आने के बाद आप खुद कह रहे हैं कि अपोजिशन बहुत मजबूत हो गई है, तो वो उस वैक्यूम में या उस पॉज में
अपोजिशन अपना काम कर गई अली बिन गंडापुर के मुस्ताफी होने से, तो वो भी तो नुकसानदेह नहीं होगा पीटीआई के लिए? नहीं, रिस्की बेस्ट नहीं है केस ये फैसला? नहीं नहीं, बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि अली अमीन गंडापुर खुद पीछे हट जाएं और मौलाना फजलुर रहमान के मशवरे से पीटीआई नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर ले। इससे एक तो मौलाना अच्छा, आप फजलुर ये कह रहमान रहे और हैं, ठीक। पीटीआई के दरमियान अलायंस की बुनियाद पड़ जाएगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और हम्म दूसरा यह है कि जो क्योटिक हम्म। सिचुएशन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नहीं होगी। और एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट ठीक। को एक बहुत सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा केपी में, क्योंकि फिर सारे ही पूरी असेंबली ही एक तरफ होगी। सो अगर मैं इस वक्त हम्म। पीटीआई की जो है या केपी गवर्नमेंट को मशवरा दे सकूं, तो मेरा मशवरा यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई मिलके खैबर पख्तूनख्वा में नया चीफ मिनिस्टर बना लें। तो हाँ, ये वैसे सियासी तौर पे तो आपकी चाल अच्छी है, लेकिन जो मुखालफिन हैं पीटीआई के, या जो निज़ाम है, क्या वो ऐसा होने देगा, मौलाना फजल रहमान को जाने देगा पीटीआई की तरफ इस तरह जिस तरह आपने लिमिटेड। कहा है, और फिर वो अपोजिशन कर फेडरल मौलाना गवर्नमेंट की? मौलाना फजल रहमान का एक और फायदा ये भी है कि वो निजाम को भी थोड़ा पीटीआई के करीब करेंगे। देखिए, मैं पिछली दफा जब खान साहब से मिला अबसार भाई, तो मैंने उन्हें ये कहा, मैं कि सर देखिए, हम मिलिटेंट नहीं है, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हम पॉलिटिशियन है, हमारी हम्म लिमिटेशंस हैं। हमारा काम ये है कि हम एक हम्म। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें हमें मौका मिले। और हमें तब मौका मिलता है जब हम एक बड़ा अलायंस, जिसको मौलाना फजल रहमान लीड करें, जिसके साथ बाकी जमात इस्लामी, जीडीए, खकान अब्बासी, पीटीआई हम इकट्ठा कर सकें और फिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से इंक्लूसिव मुज़ाकरात हों। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, जिससे हम अच्छा, पाकिस्तान में भी इसका काम ला सकते ठीक। हैं और सियासी टेम्परेचर भी नीचे कर सकते हैं। तो अच्छा, एक बात मैं आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ, जो आपका व्यू है, मुझे ये आपकी सियासी जो हिकमत अमली है, ये बड़ी स्मार्ट आपने बात की है कि मौलाना फजल रहमान से अगर ये बात हो जाए, लेकिन इसका एक मुखालिफ ग्रुप भी है, और वो लेड बाय यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान को इन किया तो जो रहती बची खुची पीटीआई है वो भी अडॉप्ट हो जाएगी और गायब हो जाएगी, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। और वो जो वही बात है कि ऊँट को खैमे में घुसाने वाली बात है। तो नहीं, इसके बारे में आप, ये प्रोपेगेंडा अगर शुरू हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये कैसे बेल मंडे चढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कौमी कौमी अपील इमरान खान की है वो जेयूआई की नहीं है। पीटीआई तो एक नेशनल पार्टी है, जो जेयूआई है एसेंशियली एक पख्तून पार्टी है और एक रिलीजियस पख्तून जो सेंटिमेंट है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। उसकी नेशनल अपील कभी भी नहीं हो सकती। सो ये कहना कि वो पीटीआई पे हावी हो जाएंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। नंबर टू ये है कि आप पीपल्स खैबर पीटीआई को पख्तूनख्वा में, चाहिए मैंने कहा खैबर सिर्फ, पख्तूनख्वा में। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हो सकती। दूसरा, अब ये अफसार साहब, पीटीआई से मेरी गुजारिश है, पीटीआई ऑफिशियल से हाथ जोड़ ले कि भाई आपने 2 साल हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया है इस सोशल मीडिया के जरिए, अब आप हमारी जान छोड़ दें। कोई आदमी यहाँ पे बात करने को करता है, उसकी बेइज्जतियां शुरू हो जाती हैं, 2-2 टके के लोग जो हैं वो जाली नामों से बना के, और आप उसको प्रमोट करी जा रहे हैं। रॉ के एजेंट्स को पीटीआई ऑफिशियल जो है वो वहां पे उनकी जो गवाहियां हैं फौज के खिलाफ और इनके खिलाफ वो चला रहा है, और आप समझते हैं कि हम यहाँ स्पेस भी ले लें और पीटीआई ऑफिशियल वाले बैठ के वहां पे जो है वो एंटी स्टेट इदारों के खिलाफ भी और यहाँ पे कंपेनें भी करते रहे। जब तक पीटीआई वाले इनसे हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग लेते कि भाई आप हमें माफ कर दें, यहाँ पे हमें थोड़ी सारा सांस लेने दें। हम लोग जो हैं, जो मैं और मेरे जैसे जो हजारों कारकुन हैं, पहले हम लोगों ने जेलें काटी, हमारे सारे बिजनेसेस तबाह हो गए, हमारे घरों को तोड़ दिया गया, अब हम फिर 9 मई के केसों में फिर अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इन लोगों की वजह से। क्योंकि इन्होंने कसम उठाई हुई है कि तो टेम्परेचर जो है उन्होंने नीचे नहीं आने देना, और ना पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे आ रहा है, और हमें जो है इमरान खान को और हम लोग उनके कियों की सजाएं यहाँ भुगत रहे हैं। लेकिन आपने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया, रॉ की बात की आपने, इंडिया की बात की, तो क्या ये जो नहीं समझ पा रहे ये आपके अहमद ऑफिशियल नूरानी पीटीआई वगैरह के कौन और इन है, यूट्यूबर से आपको नहीं पता? ये डिस्टेंट, नहीं, मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूँ जो डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहे यूट्यूबर से, इसके पीछे सिर्फ बेवकूफ़ी है, ये माली मफादात हैं, ये वाकई ये इस मुल्क के खिलाफ है? ये 100% बेवकूफी है। ये मतलब अमेरिका में पैदा हुए हैं ज्यादा, ना उनको पता है, ना उनको किसी की बैकग्राउंड का पता है। वो यहाँ पे फौज के खिलाफ बात करता है, उसके ऊपर उसको जो है हीरो बनाना शुरू हो जाते हैं। अजीब अहमक लोग बैठे हुए हैं।
जिनको आप एबीसी इन का नहीं तीनों पता का तो कोई पाकिस्तान में। कसूर नहीं है इसमें जिनका आपने नाम लिया है। आप अपनी पार्टी के लोगों का नाम लेना, यूट्यूबर्स का, उनका नाम नहीं आप ले रहे। ये तो मुस्तनद मैं क्या जर्नलिस्ट ही हैं दो तो इनमें से। नहीं नहीं, कोई मुस्तनद कौन से हैं, ऐसे जल ही हैं टोटल। नहीं, वो मोहित बहरहाल पीरजादा बात यह है है, कि मैं, मोहित चले पीरजादा आपका है, भी होगा, मुझे शहबाज मुझे गिल मेरा आपका व्यू, आपका वजीर मेरा रहा, व्यू रख लेना, उनका मेरा नाम व्यू क्यों नहीं रख ले रहे लेना, आप? मुझे साबिर अपना व्यू शाकिर रख है। लेना। नहीं, साबिर शाकर वगैरह हाँ ने तो ठीक खैर है, नहीं रखे किया अपना, ना लेकिन उनको। सेंसर नहीं। मोहित पीरजादा, भारत इमरान रियाज और ये अब मोहित जो मोहित शहबाज भी गिल है, ये पागल हो कौन है? चुके हैं। आपके जलसों से खिताब करते रहे हैं, नहीं नहीं, सारे बिल्कुल पागल हो ऐसे चुके हैं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल एमको वाली बातें कर रहे हैं, जिनका ना सर है ना पैर है। ये देखिए, जो ठीक। लोग हैं, फिर देखिए, अगर आपके साथ ज्यादती भी हुई है, आपने एक आपने हद मेंटेन करनी है। देखिए, जो भी हो, ज्यादतियां हमारे साथ भी बड़ी हुई हैं, हमसे ज्यादा आपको खुद पता है सही। कि जो जुल्म ठीक। हमारे साथ हुआ है कितना हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि मैं मोदी की लाइन फॉलो करना शुरू कर दूं पाकिस्तान में, ये तो नहीं अच्छी पॉसिबल। बे, बेहतर बात की आपने, बेहतर, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने का। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का हॉट इशू, एक और पाकिस्तान भारत जंग कितनी दूर। और हमारा आज का हॉट इशू, एक और पाकिस्तान भारत जंग कितनी दूर। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने मुसलसल देखा होगा, पिछले कुछ अरसे से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग हो सकती है। पैटर्न वही है जो पहले होता था, और इंडियन तजियाकार भी यही कह रहे हैं। और हमने देखा है कि ये भी खबरें देखी हैं कि इंडिया ने पिछले कुछ हफ्तों में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर से असला ख़रीदने के लिए उसने पूरी कोशिश की है, ख़रीदा भी है, और अपने अंदर भी अंदरूनी तब्दीलियाँ भी ला रहा। बहुत सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को सैक भी किया गया है उनकी नाकामी की वजह से। और हम असल जो इंडिकेटर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात जिसके पीछे इंडिया का हाथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कल ही खैबर पख्तूनख्वा में एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें तकरीबन 400 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया गाड़ी में, और वो टकराई, जिससे 13 पाकिस्तान की फ़ौज के जवान शहीद हुए। और इसके अलावा बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और ये पैटर्न पहले भी यही था। जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, उसके बाद पहलगाम का एक वाक़या हुआ, और उसके बाद पाक भारत जंग हो गई। तो ये जो मुसलसल वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, इसी के पर्दे में अगर फिर कोई इंडिया में ऐसा वाक़या होता है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता है, तो क्या पाक भारत जंग एक और हम देखने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं और साबिक CEO PIA के भी। मार्शल साहब, ये बताइएगा कि जो पॉसिबिलिटी, मतलब सो ऑब्वियस कि इतनी आसानी से मैंने ये कह दिया है, लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता भी आया है, अभी भी आपको लगता है ऐसा है या बेटर सेंस विल प्रिवेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये नहीं कि हम अपना एक शो करने के लिए कोशिश में हैं, ये नहीं कि हम एक गैर ज़रूरी बातों को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो जो आपने वो बड़ी मशहूर स्टेटमेंट क्या कहते हैं, वुल्फ इन लैम्प्स क्लोथिंग, कि हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उसका पैटर्न बिल्कुल यही रहा। और इन हालात में जहाँ पे उसने एक सियासी स्कोर हासिल करने के लिए एक फ्लैगशिप ऑपरेशन किया, अल्लाह ने हमारी मेहरबानी की, अल्लाह ने हम पे रहम किया, उसके नतीजे में उसको सुबकी हुई, हजीमत हुई। फॉरेन ऑफिस उनका जो था वो बिलबिला उठा, उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सुबकी हुई, हजीमत हुई। हम उस वक्त से ये कह रहे थे कि अगर वो ये लीडरशिप कह रही है कि इट्स अ पॉज, इट इज़ नॉट दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द सीज फायर विच एज सच दे आस्क फॉर, वी वर विलिंग। तो वो तो आस्क करके फिर मुकर गए ना। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप नहीं समझते, आप ज़ाहिर आप एक जंगी माहिर हैं, आप खुद जंगें लड़ चुके हैं, क्या ये मुनासिब ना होता पाकिस्तान डिले करता सीज फायर अगर उन्होंने माना था उस वक्त, और थोड़ा सा और इसको एक दफ़ा? अब मेरे ख्याल में हालात अब आ रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल अपने बयानियों को एग्रेसिव लेके जाना पड़ेगा। हम हर वक्त डिफेंसिव रहे, वही कह रहा हूँ ना मैं कि हम जीत के भी अभी फिर वो मतलब जी वो फिर हमला करेगा, ये करेगा। एक दफ़ा वंस फॉर ऑल काम शुरू हुआ ही था तो ज़रा वो कहते हैं ना कि दिल का बोझ हल्का कर ही लेते हैं। देखिए, इस पे आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स होते हैं, आपके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स होते हैं।
देखें जब आप प्रेशर तो ये भी है ना भैया, फिर हमला होगा, हाँ, फिर जंग होगी। हमारा ये ख्याल था, जो मेरी राय है, मेरा ये ख्याल था और उसके आगे जो वाक़यात शवाहिद भी बने कि अमेरिका शायद इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चले। फील्ड मार्शल साहब को बुलाने का मकसद एक बहुत बड़ा जेस्चर, जिस पे उन्होंने ये कहा कि मैं इनके दरमियान में सुलह भी करवाऊंगा। अब आप अगर तो जंगी जुनून हो आपके पास, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये तो हिंदुस्तान को हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे पास अपना बहुत कुछ है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन हम हर वक्त ये रखें कि हमारे साथ हमारे दोस्त हैं और दोबारा हुआ तो हम यही करेंगे। किस्मत भी बदलती रहती है, स्ट्रेटजीज़ भी बदलती रहती हैं, रियलिटीज़ भी बदलती रहती हैं। इंडिया ने अपनी कमज़ोरियाँ देखी, वो उन पे काम कर रहा है, हमने उसकी कमज़ोरियों को पकड़ा हुआ था उस वक्त, और अब उसे मज़ीद जो असला ख़रीद रहा है, उससे ज़ाहिर है उसकी पोजीशन तो बेहतर नहीं हो जाएगी। अफसार भाई, पोजीशन बेहतर बिल्कुल नहीं होगी। अगर वो असला खरीदेगा तो आपके पास भी ऑप्शन तो है। फिर इस आर्म्स रेस गुर्बत बढ़ेगी दोनों तरफ। बिल्कुल। ये है ना, इसमें देखें आज ईरान ने अपने आप को सरवाइव कैसे किया। उसने एक हल्ला बोला और अनटचेबल को टच करके दिखाया जी। अगर वो ये सोचता कि मेरे पास सैंक्शंस हैं, मेरे पास वसाइल कम हैं, मैं होम्स को क्यों ब्लॉक करूं, या मैं अमेरिका से पंगा क्यों लूं, कतर पे अटैक क्यों करूं, एक समझदारी की बात है। अब जब आपका और इंडिया का मुकाबला होता है, जब आप एक एग्रेसर को आप ऑफेंसिव पोस्चर में जाके जाते हैं तो उसको झटका मिलता है, वो अपने आकाओं के पास पहुंच जाता है, उनके पांव पकड़ लेता है, और हम मान जाते हैं। नहीं, हम क्यों मानते हैं? बेसिकली बिकॉज आपका एक स्टांस ये है कि आप अमन पसंद नहीं, वो ठीक है, लेकिन अमन पसंदी हमारी कमजोरी नहीं, कमजोरी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कमजोरी मैं आपको यंग जनरेशन की बात बताना चाह रहा हूँ। मतलब हम गुजर गए, अब जो यंग है वो कहते हैं एक दफ़ा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफ़ा तय कर लेना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफ़ा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। देखिए, मैं तो आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत में हूँ कि अगर कोई ये समझता है, न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए ख़तरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। और मैं आपको बताऊं, नौजवान नस्ल यही कह रही है, होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि वो कुछ और तरह सोच रही है। उसने जो देखा है इंडिया का हमारे साथ रवैया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अफसार भाई, मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। आप उस लेवल की बात कर लेते हैं, हम नहीं पहुंचे, मैं इससे आपसे मुत्तफिक हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं पिछले 1-1.5 महीने से बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं पूछता भी हूँ सिविलियन से भी, पॉलिटिशियन से भी। हमने एक एयरफोर्स बनाई, पाकिस्तान एयरफोर्स उसका नाम है, और 2025 में आज हम खड़े हैं, इतनी दुनिया तरक्की कर गई है। उसने एक जंग लड़ी 6 और 7 मई की रात को, जो जंग ऐसी है मल्टी डोमेन, जो एयर वॉरफेयर, उसने हिस्ट्री एक बना दी। पूरी दुनिया की एयरफोर्स एकेडमीज में पढ़ाई जा रही है, उस पर सेमिनार्स हो रहे हैं, उसकी मिसालें दी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान जिसने मिसाइल प्रोग्राम बनाया, कामयाब किया, और उसका असर हमने देखा। एक दूसरा पाकिस्तान है, ये एक हमने वो न्यूक्लियर पावर भी बन गए फिर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी तमाम मामलात में, गवर्नेंस में, मईशत में, हम ये सिविलियन इदारे क्यों नहीं बना पा रहे, हम ये मईशत बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे, हम जो पॉलिटिकल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत और फंक्शनिंग क्यों नहीं बना रहे। मेरा यही, जब एयरफोर्स बन गई, मिसाइल प्रोग्राम बन गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम बन गया, इसी को हमने बनाया। मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट था जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप एक हमजहत पॉलिसी देखें, या इस पाकिस्तान को एक हमजहत, पॉलिटिकली आप स्टेबल नहीं, इकोनॉमिकली आप स्टेबल नहीं है, आप मिलिटरीली स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस स्टेज पे आप एक ऑल आउट वॉर के लिए जाते हैं तो जो देखें, जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। आपको अगर मिलिटरीली आपने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, आपको सपोर्ट मिलती है इकोनॉमी की, आपको सपोर्ट मिलती है अवाम खुशहाल होगी, पॉलिटिक्स की। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम उस स्टेज पे नहीं हैं जहां पे हमारे सारे, ये हमने कह दिया, बदकिस्मती हम मानते हैं, कैसे पहुंचेंगे? आप सोचेंगे हम पहुंचना नहीं चाहते, पहुंचना चाहते हैं। नाउ दिस इज द स्टेज, इसमें ऐसा ऐसा तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि ये निजाम भी कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई एक्ट, जिस तरह के लोग मुख्तलिफ जगहों पे लगाए जा रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है। मुझे तो उसमें उम्मीद नहीं नजर आती। मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही जायका खराब होगा मुंह का, लेकिन हकीकत यही है कि जिसका जो काम है उसको साझे और उसको करना चाहिए। Exactly. जब तक हम इस चीज़ पे, और ये मैं कैसे कहता हूँ कि ये जो इस वक्त स्टेज अल्लाह ने आपको दी, आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सपोर्ट है, आपको बहुत से बड़े ममालिक की सपोर्ट है, खुशकिस्मती है हमारी, खुशकिस्मत, अल्लाह ताला को खास मौका मिला है। इसको हमने एक्सप्लॉइट करना है। और कैसे करना है? वो ये करना है सर कि अब आपने अपने स्टेक होल्डर्स को एक फ्रिक्वेंसी पे लेके आना है, उनको आपने एक कॉन्फिडेंस देना है कि व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग। नाउ लेट्स एम्बार्क ऑन अ फोकस स्ट्रेटजी विच इज टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान, विच इज टू लुक आफ्टर ओनली एंड ओनली पाकिस्तान इंटरेस्ट, नॉट माई इंटरेस्ट। चलिए, मैं आप एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। जो मुझे एक चीज़ समझ आई है, मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आई, जो मैंने पीएफ की एग्जांपल दी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी की थी, वहाँ हमारी नीयतें साफ थी। मैं आपसे बिल्कुल, तो क्या आप फिर ये नीयत को कैसे साफ करेंगे? इन चीज़ों, इनको भी बनाना है। मार पड़ेगी तो नीयत भी साफ। कितनी मार खानी? 80 साल हो गए मार खाते हुए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके ऊपर कोई एक बड़ी ताकत आके आपको कहती है कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूं, तो दिस इज द टाइम टू प्ले योर कार्ड्स राइटली। ये 2017 में भी, 2013 से 17 तक ये हुआ, बड़ी ताकत ने आई, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें ये पसंद नहीं आ रहा। आप इकट्ठे नहीं थे, आप इकट्ठे नहीं थे। निफाक जिन्होंने पैदा किया उनको कम से कम कुछ, ये तो अब इन हालात में जो आपने हमें इतनी इज्जत दे दी है, अब तो हम और ज्यादा चढ़ जाएंगे। हमें थोड़ा सा, हकीकत ये है, इज्जत तो फिर ये तो अल्लाह ने दी है, लेकिन तो अल्लाह माहौल अगर आप ही ने नहीं अदा करना तो मैं तो क्या करूं? माहौल ये बन गया है इस वक्त कि इस वक्त अगर मैं एक स्टेक होल्डर हूं तो मेरी इस वक्त शोशा बनी हुई, लेकिन ये हल नहीं है। मैं बार बार एक बात, पिछली दफ़ा भी आपसे मेरी बात हुई, मैंने ये कहा कि ये वो स्टेज है जिसमें आप स्टेक होल्डर्स को बुला के वेरी वेरी कैंडिडली बताएं कि कैसे हुआ, क्या हुआ और आगे रास्ता क्या है। और पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पहले, कोई ज़ाती मफादात पे ना चले। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमसे बात करने का। और जो जिसे कहते हैं कि आखिरी फिक्रा कि शोशा बन गई है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस शोशा का नाजायज़ फ़ायदा किसी को भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें मुल्क का और कौम का नुकसान है। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा आज का एडिटोरियल। और हमारा आज का एडिटोरियल इस बात पर है कि पैसे और इख्तियारात मिलने के बावजूद पाकिस्तान के सूबे कारकर्दगी में फेल हो चुके हैं। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि समझ आए कि हमारे साथ हमारा निज़ाम कर क्या रहा है। पहले सबसे मैं आपको आवाम की हालत बताऊँ, पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ है और हालिया मॉनसून बारिशों और सैलाब में जो लोग जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बलूचिस्तान में 2 गाड़ियाँ बहने से 4 खवातीन जाँ बहक हुई हैं। सिंध में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब में शादरा के इलाके में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। और पंजाब के पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चों की हलाकत हुई है और उनमें से 15 नौमौलूद बच्चे थे। और जो एजुकेशन का हाल है वो सिंध में ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पिछले 17 साल से है और वहाँ जो 58% वहाँ लिटरेसी रेट था वो इस साल कम होकर 57% पे आ गया है। यानी कि जो बच्चे ज़्यादा वहाँ पे जो हमारी लिटरेसी का रेट बढ़ना चाहिए तो वो कम हो गया। तो ये सूबों की हालत है। और इसके बावजूद है कि जो मैंने आपको कहा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि मुसलसल पिछले 60-70 साल में पाकिस्तान में ये बहस होती रही कि वफाक के पास इख्तियार ज़्यादा है, सूबों के पास कम है और वफाक के इख्तियारात अपने सूबों के पास जाने चाहिए। 1973 के आइन के मुताबिक 18वीं तरमीम हुई, सूबों को इख्तियारात दिए गए, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए गए, वजारतें उनको हैंड ओवर की गई। बहुत अच्छा हुआ, मार्शल लॉ का रास्ता रुका। लेकिन साथ ये शर्त थी कि सूबे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उस पैसे को खर्च करने का तरीका सीखें और आवाम की हालत बेहतर करें, बल्दियाती इदारे बनाएं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाएं और ग्रास रूट लेवल तक ये पैसा पहुंचे और इख्तियार पहुंचे। लेकिन नहीं पहुंचा। पैसा कितना गया है? सिर्फ पिछले 8 साल का आपको मैं हिसाब बता दूं। पिछले 8 साल में वफाक ने 35,000 अरब रुपया 8 साल में
तमाम सूबों को दिया है, जिसमें से पंजाब को गया है 17,000 अरब रुपए जो तकरीबन 2,000 अरब रुपए सालाना बनता है। सिंध को गया है 9,000 अरब रुपए जो तकरीबन 1,000 अरब रुपया सालाना बनता है। खैबर पख्तूनख्वा को गए 6,000 अरब रुपए जो तकरीबन 800 अरब रुपया सालाना बनता है। और बलोचिस्तान को गए 3,300 अरब रुपए जो तकरीबन 400 अरब रुपया सालाना बनता है। और ये वफाक दे रहा है। इसके अलावा सूबे अपने टैक्सेस से पैसा जो जमा करते हैं वो अलग है। और वफाक के पास ये पैसा कहां से आता है? वफाक के पास आता है, मेरे और आप पे इनकम टैक्स लगाते हैं। आप 1 लाख रुपया कमाएंगे तो 40,000 रुपया आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। और उसके अलावा है जो आप जनरल सेल्स टैक्स देते हैं हर चीज़ पे जो आप खरीदते हैं, जो आप पेट्रोल पे मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज, लेवीज और उसके टैरिफ पे पैसे अदा करते हैं। बिजली के बिलों में जो आप 13-14 किस्म के हम टैक्सेस देते हैं, वो मोटरवे पे, हाईवेज पे हमारे ऊपर जो टोल लिया जाता है वो। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत के पास जो कुछ भी अवाम से वो निचोड़ती है वो सूबों को देती है कि आप अवाम पे लगाएं, लेकिन वो अवाम पे नहीं लगता, मैंने आपको बताया। और मैं आपको हज़ारों अरब का जो एक अंदाजे के लिए बता दूं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तारीख में एक वक्त में था 1993 में, वो लाहौर रावलपिंडी मोटरवे था जिसकी मालियत, टोटल मालियत 17 अरब रुपए थी। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कितना पैसा सूबाई हुकूमतों को गया है और वहां कितना करप्शन की नजर हुआ है, कितना बैड गवर्नेंस की नजर हुआ है। वफाक निचोड़ती है, अवाम को देती है सूबाई हुकूमतों को, और सूबाई हुकूमतें उसको उजाड़ रही हैं। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की, 17 साल से पीपल्स पार्टी की। पंजाब में इसी तरह नून लीग और पीटीआई की मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, और बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं। अवाम मर रहे हैं और कुछ नहीं मिलता। गुड नाइट।